जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। ज़मींदारी सेटलमेंट के बारे में हमने बात कर ली है। इस वीडियो में हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली रैयतवाड़ी सिस्टम किन किन इलाकों में लागू किया गया था, पहले हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ये जो ब्लू वाला है एरिया है, ये मैप में आपको जहाँ जहाँ पर दिख रहा है उन सभी जगहों पर रैयतवाड़ी सेटलमेंट लागू किया गया था। क्यों किया गया था, इसके आगे हम देखते हैं। बेसिकली रैयतवाड़ी जो होता है, रैयत किसानों को कहा जाता था। इस सेटलमेंट में क्या था हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो स्टेबल सेटलमेंट था, यानी कि ज़मींदारी सेटलमेंट या फिर इस्तमरारी सेटलमेंट, उसमें कुछ समस्या थी। पहला जो समस्या थी वो थी बाकी हिस्सों में बड़े ज़मींदार नहीं थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में लागू किया गया था, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े ज़मींदार थे और वो इलाके बहुत ज़्यादा डेवलप थे, जिसकी वजह से बड़े बड़े ज़मींदार बोली लगा करके रेवेन्यू सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाली जो जो राइट्स होते थे वो बोली लगा करके ख़रीद लेते थे। ठीक है, उनका अधिकार ले लेते थे। लेकिन बाकी जितने भी इलाके थे वहाँ पर छोटे छोटे ज़मींदार हुआ करते थे और उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बोली लगा सके या फिर इतने बड़े अमाउंट की श्योरिटी दे सके। तो इस वजह से वहाँ पर क्या किया गया, रैयतवाड़ी सेटलमेंट लागू किया गया और सीधा किसान से संपर्क किया गया। ज़मींदार से निश्चित रकम के अलावा नहीं मांग सकते थे। ये परमानेंट सेटलमेंट की दूसरा नेगेटिव पॉइंट था। और तीसरा, कंपनी को ऐसा लग रहा था कि घाटा हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने जो अमाउंट सेट किया था तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये अमाउंट काफ़ी कम है और ज़मींदार इससे ज़्यादा कमा रहा है। तो जो ज़्यादा वो कमा रहे हैं उसमें से हम कुछ मांग नहीं सकते हैं, इसलिए ज़मींदारों को यहाँ से हटा देना चाहिए। तीसरा चीज़, ज़मींदारों को भी परसेंटेज देना पड़ रहा, जिसके वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। तो ये 3 समस्या थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रही थी कि इस समस्या को ख़त्म करने के लिए दूसरा सेटलमेंट लागू करना चाहिए। ठीक है, 1792 ईस्वी में कर्नल रीड और फिर 1820 में मुनरो ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट लागू किया था। शुरू तो कर्नल रीड ने किया था, लेकिन उसको अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट वे में मुनरो ने ही लागू किया था। ठीक है, इसमें बेसिकली होता यह था कि रैयत का मतलब, मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिकली रैयत का मतलब किसान होता है और इसमें बेसिकली डायरेक्ट किसानों से संपर्क किया जाता है। सीधा संपर्क किया गया और जो ज़मीन वो जोते थे उसका मालिक उन्हें ही मान लिया गया। जबकि ज़मींदारी सिस्टम में था कि जो इलाके के ज़मींदार होते थे उन्हें उन इलाकों के ज़मीन का मालिक मान लिया जाता था। यहाँ उल्टा है, यहाँ किसानों को ही उनके ज़मीन का मालिक मान लिया जाता था, जो ज़मीन वो जोते थे। ठीक है, इसके बदले में उनसे ये एक्सपेक्ट किया गया कि 45 to 55% तक का टैक्स किसानों को ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना पड़ता था। ठीक है, टैक्स इतना ज़्यादा था कि अच्छे मौसम में भी बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता था। आप समझ सकते हैं कि टैक्स कितना ज़्यादा बढ़ गया था। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि रैयतवाड़ी सिस्टम लागू करने से किसानों की स्थिति बेहतर हो जाएगी, किसानों से काफ़ी कम टैक्स लिया जा रहा, और ऐसा अंग्रेज़ों को लगता था कि किसानों से काफ़ी कम टैक्स लिया जा रहा है और इससे क्या होगा कि फार्मर्स जितना भी कमा पाते, जितनी भी उनकी सैलरी बन पाती है या फिर जितना वो फसल उपजा पाते हैं उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उनके लिए बच जाएगा गुजर बसर भरण पोषण करने के बाद भी, और उस हिस्से का वो पैसा एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करने में लगाएंगे। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि अंग्रेज़ों का था। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसमें इन सारी चीज़ों से हुआ ये कि अंग्रेज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ गया था। एक तो पहली चीज़ तो कि अच्छे मौसम में भी बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता था। तो सोचने वाली बात यह है कि जब फसल ख़राब होती थी या फिर नष्ट हो जाती थी ख़राब मौसम की वजह से, तो उस वक्त क्या होता था, क्या होता होगा, क्या हालत होगी उस वक्त के किसानों की। किसान तो आज भी खुश नहीं है। आज के टाइम में भी कितने सारे फार्मर्स, आते दिन न्यूज़ आती रहती है कि इस फार्मर ने सुसाइड कर लिया। तो ये जो सिस्टम है ये कभी ख़त्म नहीं हुआ, उस टाइम पर भी चला आ रहा था, आज भी ये चला रहा है।
बस बोला जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कभी किसानों को, कभी आर्मी को उतना रिस्पेक्ट दिया नहीं गया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। ठीक है, मैं थोड़ा फीलिंग्स में बह करके, कुछ भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ। उस टाइम पे भी अंग्रेज़ों ने या फिर भारतीय शासकों ने भी किसानों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए। अपना शासन चलाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए हैं किसानों के ऊपर। ये बात बिल्कुल भी सच है। लेकिन बाकी शासकों का क्या था कि वो बेसिकली उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, किसानों को प्रोटेक्ट करते थे, उन्हें अपना मानते थे, और वो वहीं के थे। ऐसा नहीं अंग्रेज़ों की तरफ विदेशी थे और पूरा का पैसा ब्रिटेन पहुंचाते थे। वो बेसिकली उनका पैसा, किसानों का पैसा कृषि कृषि के रिफॉर्म्स में खर्च किए जाते थे। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे उनके पास राइट हुआ करते थे। सिंचाई, पशुपालन और चारागाह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जहाँ पर, कई ऐसे जगह होते जहाँ पर वो झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। इस तरह के काफ़ी सारे प्रिविलेजेस यानी कुछ मिले हुए थे किसानों को, जो कि अब बंद कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आर्थिक बोझ बढ़ा रही थी किसानों का, उस तरह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ख़राब मौसम में फसल ख़राब होने पर भी टैक्स देना पड़ता था। उस वक्त जो किसान जो ज़मीन जोत रहा होता था, वो ज़मीन ईस्ट इंडिया कंपनी जब्त कर लेती थी, और इस तरह से किसान या तो कभी आत्महत्या कर लेता था या फिर भूख मरने के लिए ही छोड़ दिया जाता था। तो यही है आज के इस वीडियो में, बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया यार, जनरली बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, या फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। और आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो, पहली बार ये मेरा चैनल विज़िट कर रहे हो, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है यार। आप लोग बस मेरे चैनल पर 99% व्यूज़ नॉट सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों के व्यूज़ आते हैं। सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ और उनके व्यूज़ आते हैं। तो यार क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब करो।